पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विराट बानी का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए पीछे की ओर कदम लेने लगा। बानी उसे अभी भी अपनी तरफ खींच रही थी और इस खींचाताने में विराट अपने पीठ के बल पर फर्श पर गिर गया और उसके साथ ही साथ बानी भी। विराट नीचे था, बानी उसके ऊपर। दोनों के लिप्स आपस में हल्के से टच हुए। बानी अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखती है जो बानी को ही देख रहा था। वो शर्मा कर यहाँ वहाँ नजरें करने लगी। विराट ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और फिर से बानी के लिप्स की ओर बढ़ा कि तभी उसकी नज़र सामने राहुल पर जाती है जो दरवाजे पर खड़ा पॉपकॉर्न खाते हुए उन्हें ही देख रहा था। बानी ने विराट की नज़रों का पीछा किया तो उसने राहुल को देखा और दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। विराट ने पूछा, राहुल तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो आपको डिनर पर बुलाने आया था। अच्छा हुआ दोनों साथ में ही मिल गए। अब चलो, दादी बुला रही है। तू जा, हम आ रहे हैं। और हाँ, नेक्स्ट टाइम नॉक करके ही आना। ओके भाई, जल्दी से आना, कहकर राहुल दरवाज़ा खींचते हुए चला गया। बानी भी वहाँ से भागना चाहा पर विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बानी उसके सीने से जा टकराई। विराट ने उसके होठों पर फिर से अपने होठ रख लिए और उसे बेतहाशा किस करने लगा। बानी लगातार उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। एक डीप किस के बाद वो उसके गले पर होठ रख दिया और किस करने लगा। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस उसे महसूस करने लगी। थोड़ी ही देर में विराट उससे अलग हुआ। बानी अभी भी अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। विराट साफ देख सकता था कि बानी उसे प्यार करने लगी है। उसने प्यार से उसे एक नज़र किया और धीरे से उसके नाक पर बाइट कर दिया। बानी हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है तो देखती है विराट अब उसके सामने खड़ा है और उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसा रिएक्ट करे। वो हड़बड़ा गई। एक पल विराट को ही देखती रही पर अगले ही पल कमरे से भाग जाती है, नीचे हॉल रूम में जाती है। विराट भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाता है। दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। दादी जी और राहुल तो पहले से ही बैठे हुए थे। विराट और बानी बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। राधा आंटी सबको खाना सर्व करती है। सब खाना शुरू करते हैं। विराट ने एक नज़र वानी को किया जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। विराट ने टेबल के नीचे से अपना शूज निकालकर बानी के पैर को अपने पैरों से हल्के से टच किया। बानी ने हड़बड़ाकर सामने देखा। विराट उसे ही शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था। बानी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए उसे घूरने लगी पर विराट के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार टेबल के नीचे से अपने पैर से उसके पैरों को टच किए जा रहा था। बानी ने अपने पैर खींच लिए और उसे झूठे गुस्से से घूरने लगी। विराट अभी भी उसे मुस्कान के साथ देख रहा था। तभी दादी जी की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, क्या हुआ तुम दोनों को? खा क्यों नहीं रहे हो? राहुल ने बीच में ही कहा, कोई बात नहीं दादी, होता है। बानी हैरानी से राहुल को देखने लगी। दादी जी ने पूछा, क्या होता है? आप नहीं समझोगी दादी। भाई कंटिन्यू। विराट राहुल को घूरकर देखने लगा और अपने पैर खींच लिए। विराट और बानी अब चुपचाप खाने लगे। खाना खाकर सब हॉल रूम में बैठकर बात कर रहे थे। दादी अपने कमरे में जा चुकी थी। विराट, राहुल और वानी बैठे हुए बातें कर रहे थे कि विराट का फ़ोन रिंग करने लगा। विराट अपने मोबाइल में नाम देखा जिसमें रघु नाम फ्लैश हो रहा था। वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। राहुल ने बानी से कहा, भाभी ये इतनी रात को भाई को किसका कॉल आया होगा? पता नहीं, कुछ काम होगा राहुल। लेकिन भाभी इतनी रात को? वो भी भाई बाहर जाकर क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ हमारे सामने भी तो कर सकते हैं ना। बानी ने हैरानी से राहुल को देखते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? भाभी, मैं भाई के साथ कल ऑफिस गया था। भाई की वो जो सेक्रेटरी है ना, माय गॉड क्या हॉट बनकर आती है। बानी ने रोनीशा शक्ल बनाकर,
तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? भाभी मुझे तो लगता है कि शायद इस वक्त हो सकता है उसी का फ़ोन हो, तभी तो भाई। बानी ने रोने सा शक्ल बनाकर बाहर की ओर देखकर नाम ही अपना सिर हिलाते हुए, नहीं राहुल, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और भी तो हो सकता है। तभी विराट वापस आता है, बानी के पास बैठता है। बानी ने पूछा, विराट किसका कॉल था? था किसी का? वही तो पूछ रही हूँ, किसका कॉल था? क्यों, क्या तुम मेरे सब दोस्तों को जानती हो? है कोई दोस्त? बानी ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने नाम ही अपना सिर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, नहीं भाभी, भाई आपसे झूठ बोल रहे हैं। बानी का चेहरा उतर गया। तभी विराट का फिर से कॉल आया। वो फिर से बाहर गया। हाँ रघु बोल। गुरु, कल तुझे हमारे साथ ही निकलना पड़ेगा। तुझे याद है ना हमें कब कैसे क्या करना है? हाँ मुझे पता है, अब फिर से क्यों फ़ोन किया? यहीं बोलने को कि टाइम से कल निकल जाना। चल फ़ोन रखता हूँ। विराट ने कॉल कट किया। अंदर आता है। बानी ने उसे देखते हुए, विराट अब किसका कॉल था? विराट उसे घूरते हुए, था किसी का, कुछ काम था, तुम भी इंक्वायरी करने लग जाती हो, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। राहुल ने तपाक से कहा, देखा भाभी, आपने पूछ क्या लिया? भाई चले गए ना कमरे में, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। बानी ने लगभग रोने सा शक्ल बना लिया। तुम शायद सही कह रहे हो राहुल, विराट मुझे हर बात बताते नहीं हैं। भाभी आप एक काम क्यों नहीं करते? आप भी भाई के सामने सच संवर कर रहा कीजिए, वैसे ही रहिए जैसा उन्हें पसंद है। मतलब भाई को हमेशा से साड़ी वाली लड़कियां पसंद है, तो आप भी साड़ी पहनना शुरू कर दीजिए और उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि AGOG कहकर बुलाया कीजिए। उनके आगे पीछे घुमा कीजिए, उन्हें यही सब तो पसंद है। छी, तुम्हारे भाई को ये सब पसंद है? अब भाभी आप चाहते हो कि उनका ध्यान कहीं और ना भटके, तो आपको ये सब तो करना ही होगा। बानी ने कहा, तुम्हारे भाई को साड़ी वाली लड़कियां पसंद है, कभी बताया तो नहीं था। मैं तो बता रहा हूँ ना भाभी। बानी ने कुछ सोचते हुए, अच्छा राहुल, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, कहकर वो ऊपर कमरे में जाने लगती है, पर अपने कमरे में नहीं, विराट के कमरे में। यहाँ राहुल अपने आप से, बेचारी बानी भाभी, पता नहीं अब आगे क्या होगा, कहकर वो हंसने लगा। विराट अपने कमरे में बालकनी में खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि बानी उसके कमरे में आती है। विराट, वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। अभी क्या बात करनी थी? विराट कुछ सीरियस लग रहा था। बानी ने उसके टी-शर्ट से खेलते हुए, विराट मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, हम कल मॉल चले? कल? लेकिन बानी कल मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता। बानी उसे नाराज़ होते हुए, मेरे साथ कहीं जाना होता है तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन किसी और का फ़ोन आ जाए तो तुरंत चले जाते हो बाहर बात करने। विराट उसकी बातें अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए सुन रहा था। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? मैंने किसी और से बात क्या कर लिया, तुम्हें बुरा लगा? बानी ने उसके टी-शर्ट को छोड़कर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने बताया नहीं था मुझे कि तुम्हें साड़ी वाली लड़कियां पसंद है और मुझे कल तुम्हें साड़ी दिला रहे हो बस। बानी ने शर्माते हुए कहा। उसका शर्माना देखकर विराट, जो अब तक सीरियस लग रहा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उसके कमर से उसे पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, तो तुम्हें भी शर्माना आता है? बानी ने उसे नज़र चुराकर यहाँ वहाँ नज़र घुमाने लगी। ऐसा नहीं है, मैं क्यों शर्माऊँगी? आज तक जिस लड़की को मुझे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था, आज उसे मेरी पसंद और नापसंद की इतनी पड़ी है। अब तो बानी तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर ही लेना चाहिए। विराट ने उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। बानी ने अपनी आंखें दिखाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है विराट, ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे विराट नहीं विराट सर कहती। बानी ने हकलाते हुए
ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप। कहकर वो वहाँ से भागने को हुई, पर विराट उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो उसके सीने से जा टकराई। विराट उसके होठों पर अपनी होठ रख लिए। बानी उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर उसकी ताकत विराट के सामने बिल्कुल फीकी पड़ रही थी। विराट उसके होठों को हल्के हल्के से चूमने लगा। बानी के हाथ जो उसे रोक रहे थे वो अब धीरे धीरे रुक गए। विराट उसके होठों को चूमने के बाद उसके गले पर अपना होठ रख दिया। बानी के हाथ अब अपने आप ही उसके पीठ पर चले गए। जैसे जैसे विराट उसे किस कर रहा था, बानी धीरे धीरे उसके छुअन में मदहोश होती जा रही थी। विराट किस करते हुए उसके गले में बाइट करने लगा और इसी के साथ बानी के हाथ भी उसके पीठ पर कस गए। विराट ने धीरे से उसके कान में कहा, अब तो कह दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। उसकी आवाज़ से बानी सेंस में आई। उसने उसे खुद से धक्का देकर दूर किया और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर शर्म और खुशी के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो बोलकर एकदम से वहाँ से भाग गई। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे विराट की गाड़ी एक बड़े से मॉल के आगे रुकती है। चलो अब जल्दी से अपना शॉपिंग करना। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़रूरी काम है आज। कहीं जाना है मुझे शाम तक, और तुम्हें आज ही साड़ी की शॉपिंग करनी है। हाँ, आज ही करनी है। एक तो आपको साड़ी पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ, और आप है कि लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहे हैं। 1 मिनट, तुम्हें ये किसने कहा कि मुझे साड़ी पसंद है? राहुल ने। और कौन बोलेगा? विराट ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम दो पागल एक ही घर में रहते हो और मुझे तुम दोनों को ही झेलना पड़ता है। अब चलो जल्दी से कपड़े पसंद करना, ओके? उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। दोनों अंदर जाते हैं। बानी अपने लिए साड़ी देखने लगती है। अभी वो देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने एक लड़के पर जाती है जो कि एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ आया हुआ था। बानी हैरानी से उसे ही देख रही थी। विराट ने चिढ़ते हुए, अब क्या हुआ बानी? प्लीज़ जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। बानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बाबा रुकिए ना, आप भी ना। क्या हुआ? तुम उस लड़के को पहचानती हो क्या? हाँ वो। विराट ने भी उस लड़के को देखते हुए, वो क्या वो? 1 मिनट, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वानी जाने लगी। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। दोनों उस लड़के के पास जाते हैं। वानी ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए, जीत। वो लड़का पीछे मुड़ा और जैसे ही बानी को देखा थोड़ा हड़बड़ा गया। बानी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, पर ये लड़की कौन है? बानी ने उस प्रेग्नेंट लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। वो प्रेग्नेंट लड़की जीत और वानी दोनों को बारी बारी से देखने लगी। यहाँ जीत का भी हाल बुरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता था। उसने अपनी अटकती आवाज़ में कहा, बानी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कहकर वो अपनी नज़रें चुराने लगा। बानी उस लड़की को हैरानी से देखने लगी। ये वही जीत था जो बानी को बेइंतहा मोहब्बत करने का दावा करता था। एक पल के लिए तो बानी हैरानी से उसे देखने लगी, पर अगले ही पल बानी ने विराट की बाजू में बाजू फंसाकर, ये हैं मेरे पति, मतलब होने वाले पति, विराट। विराट भी बानी के चेहरे को एकटक देखने लगा। बानी अभी भी जीत को ही देख रही थी, पर बिना किसी भाव के। जीत ने हैरानी से विराट को देखा, उसे एक नज़र पैर से सिर तक किया और नकली मुस्कान भरते हुए, ओह गुड चॉइस, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। विराट ने बानी से, ये नमूना कौन था? जीत, ये जीत है। कौन जीत? कहीं ये वही तो नहीं जिससे तुम प्यार करती थी? बानी ने विराट को घूरते हुए देखा।
मैं क्यों इससे प्यार करूंगी? विराट की हंसी छूट गई। तो ये था तुम्हारा पसंद? तुम इसकी दूसरी बीवी बनना चाहती थी? सॉरी सॉरी, गर्लफ्रेंड, कहकर वो फिर से हंसने लगा। बानी ने उसे घुटते हुए देखा। विराट, अब तुम हंसे ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। विराट ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए, सॉरी, अब तुम्हारा शॉपिंग हो गया हो तो चले, मुझे लेट हो रहा है। चलो। उसने कुछ ही साड़ियाँ पसंद किए थे। विराट बिल पे करता है, दोनों निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइव करते हुए विराट की फिर से हंसी छूट जाती है। वैसे चॉइस अच्छी थी तुम्हारी। विराट प्लीज। ओके सॉरी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बंगले के आगे खड़ी होती है। बानी घर के अंदर जाती है। विराट वहाँ से रघु और कल्लू के पास जाता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी उस खंडहर के आगे रुकती है। रघु ने उसे देखते हुए, क्या गुरु, इतना लेट? यार हमें शाम तक पहुंचना भी है, समझ रहा है तू? पूरी तैयारी भी करनी है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है। रॉकी कहाँ है? वो रहा, वहाँ बैठा है कल्लू के साथ। उसने कल्लू और रॉकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे भी अपने साथ ले लें? रघु ने पूछा। नहीं, उसे देखकर कोई भी उसे पहचान सकता है। उसे बस इतना जानना है कि पठान कहाँ और कैसे मिलेगा, कितने लोग होंगे वहाँ पर, वगैरह वगैरह। बिना वहाँ का सारा सिस्टम जाने हम ऐसे ही कहीं घुस नहीं सकते। ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा। तू सही कह रहा है गुरु, रघु ने कहा। लगभग शाम का समय है। गुरु, रघु, कल्लू और छोटे चारों रीच लोग बार में पहुंचते हैं। चारों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। चारों के चारों देखने में किसी गुंडे मवाली से कम नहीं लग रहे थे। शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुले, गले में रुमाल बंधे, आंखों में पतला सा काजल। बेटर ने आकर पूछा, सर क्या लाऊं? रघु ने अपने नाक से सूंघने की एक्टिंग करते हुए बोला, जा ले आ। बेटर बारी बारी से चारों को देखते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो सर? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। छोटे ने कहा, ज़्यादा बन मत, जो बोला वो लेकर आ, कहकर उसके जेब में 2000 का नोट रखते हुए, जा बेटा ये तेरा टिप है और जल्दी से लेकर आना। बेटर ने हड़बड़ाते हुए कहा, साहब आप लोग समझ नहीं रहे हो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तभी रघु ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, जा राणा को बोल, हमें ड्रग्स चाहिए। ये सुनकर कि ये लोग राणा को जानते हैं, उसने ज़्यादा कुछ बहस नहीं किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी उस वेटर के साथ आया। उनके टेबल के पास जाकर, कौन हो तुम लोग? यहाँ कोई ड्रग्स वगैरह नहीं मिलता, निकलो यहाँ से। गुरु ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके, अपने बाप से ऊंची आवाज़ से बात करेगा तो 10 करोड़ का माल चाहिए, समझ रहा है? छोटे पठान को पता चला कि तूने उसके इतने बड़े ग्राहक को वापस कर दिया है तो छोड़ेगा वो तुझे? राणा उसे एकटक देखने लगा, आसपास नज़र किया और बोला, चलो मेरे पीछे पीछे। राणा आगे आगे जाने लगा और उसके पीछे पीछे ये चारों। कुछ ही देर में वो सब उस बार के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वो पूरा फ्लोर एकदम से खाली था। राणा उन लोगों को एक कमरे में ले जाता है। कमरा देखने में बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। एक आदमी सूट बूट में सोफे पर बैठा हुआ था। वो कमरा भी दूसरे कमरों की तरह ही लग रहा था, उसी तरह फर्नीचर, टीवी, सोफा, सब कुछ। राणा जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुड़कर गुरु को देखते हुए पूछा, तुम लोगों को पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, कौन हो तुम लोग? 10 करोड़ का माल क्या करना है? गुरु अपने होठ पर सिगरेट रखते हुए, तेरे जैसा ही धंधा है अपना भी, थोड़ा छोटा है पर काम तेरे जैसा ही है। राणा ने गुरु को नीचे से ऊपर देखा। गुरु भी पर्सनालिटी में किसी से कम नहीं था। 6 फुट का हाइट, हट्टा कट्टा नौजवान। पहले कहाँ से माल लेता था,
राणा ने पूछा। बाबू से। अब सुना है कि छोटे पठान का माल अच्छा है। राणा ने गुरु की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और दीवार पर हाथ रखा, जो आम दीवार सा लग रहा था, पर वास्तव में वो कोई दीवार नहीं था, एक दरवाज़ा था। उसने उस दरवाजे को साइड से खींचकर खोला, अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। गुरु, रघु और कल्लू छोटे सब इशारे से बात करने लगे। उस कमरे में वो सूट बूट वाला आदमी अभी भी चुपचाप ऐसे बैठा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, उसे कुछ दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो। थोड़ी ही देर में राणा एक आदमी के साथ आता है जो एक आँख से काना है। वो तो लगभग 6.5 फुट हाइट का, अच्छी खासी बॉडी, कोई बॉडी बिल्डर लग रहा था। उसके आगे रघु, कल्लू और छोटे सब बच्चे लग रहे थे। उसने आकर गुरु के सामने खड़ा हुआ। बोल, कितना माल चाहिए? गुरु ने भी रुआब के साथ जवाब दिया। 10 करोड़ का। कैश लाया है? गुरु ने उसके सामने एक बैग करते हुए, जो कि वो अपने साथ लेकर ही आया था। कैश रेडी है, काने ने कहा। मैं माल लेकर आता हूँ। नहीं, माल तो हम छोटे पठान से ही लेंगे। उस काने ने गुरु को कॉलर से पकड़ते हुए, तू छोटे पठान को कैसे जानता है? गुरु ने उसके हाथ को एक झटके से अपने कॉलर से हटाते हुए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुझे, मैं भी वही धंधा करता हूँ जो तुम लोग करते हो, लेकिन तुम छोटे पठान से नहीं मिल सकते। माल तो हमसे ही लेना पड़ेगा। पठान भाई नहीं है यहाँ पर। तो फिर मुझे भी माल नहीं चाहिए। माल मैं कहीं से भी लेता हूँ, मालिक से ही लेता हूँ, कुत्तों से नहीं। कुत्ता? तूने हमें कुत्ता कहा? काने ने दांत पीसते हुए एक मुक्का मारने को हुआ, पर गुरु ने हाथ बढ़ाकर उसके मुक्के को पकड़ लिया। काने ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर ना वो गुरु से हाथ छुड़ा पा रहा था और ना ही अपना हाथ गुरु की ओर बढ़ा पा रहा था। राणा हैरानी से ये देख रहा था, क्योंकि काना उनके टीम का सबसे ताकतवर और खतरनाक आदमी था। गुरु ने उसके मुक्के को पकड़कर उसे एक धक्का देते हुए छोड़ दिया और काना जाकर नीचे फर्श पर गिर गया। अगले ही पल वो गरजते हुए उठा और अपनी पिस्तौल गुरु पर पॉइंट कर दी। गुरु उसे ही अपनी सिर टेढ़ा करके देख रहा था। काने ने गरजते हुए कहा, साले, तो मुझे धक्का देगा? काने से पंगा लेगा? आज तो मैं। वो उसके पास आकर उसके माथे पर रिवॉल्वर तान दी। गुरु बेफिक्री से उसे ही देख रहा था। रघु, कल्लू, छोटे सब एक दूसरे को देखने लगे। काना ट्रिगर दबाता कि इससे पहले एक बेहद सर्द आवाज़ सुनाई दी। रुक काने। काना और उसके साथ साथ गुरु, रघु, कल्लू सब के सब सामने की ओर देखने लगे। सामने एक 35-40 साल का आदमी, जो काले रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, माथे पर सफ़ेद मुस्लिम टोपी पहना हुआ था, हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच के आसपास, देखने में बेहद खतरनाक लग रहा था। वो आकर अपनी कंजी आंखों से एक नज़र गुरु को देखा और सामने पर बैठते हुए बोला, बैठ जाओ। गुरु, रघु, कल्लू और छोटे चारों उसके सामने के सोफे पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग ग्राहकों के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, उसने अपने आदमियों से कहा। काने ने उसके पास आते हुए कहा, पठान साहब, ये आदमी आपसे ही माल लेना चाहता है। मैंने तो बस मना किया था, इसी ने पहले मुझ पर हाथ उठा दिया, उसने दांत पीसते हुए कहा। पठान ने बेहद सर्द आवाज़ में बोला, तो इसमें गलत क्या है? ये लोग इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर आए हैं पठान को देखने, तो देखने दो, गलत क्या है? आ गया पठान तुम लोगों के सामने, लो देखो पठान को, लेकिन अफसोस कि जिंदा बचकर जाओगे नहीं। क्यों गुरु? उसने गुरु को देखते हुए कहा। रघु, कल्लू, छोटे सबकी तो जान हलक में आ गई। गुरु अभी भी पठान को एक टेढ़ी स्माइल के साथ देख रहा था।
मैं बचकर भी जाऊंगा और तुझे भी यहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा पठान। तू और तेरा आदमी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पठान ने दांत पीसते हुए कहा। पठान के सामने ऊंची आवाज़ कहते हुए उसके माथे की 2 नसें तन गई। उसने अपने पैर पर पैर रखते हुए आवाज़ दिया, बॉयज। और उसकी आवाज़ देने के साथ ही अंदर के खुफिया कमरे से अनगिनत हट्टे कट्टे काले कपड़े पहने हुए आदमी उस कमरे में आ जाते हैं। सबके हाथों में बंदूकें थी। सब उस कमरे में घुस आते हैं। गुरु और उसके आदमियों पर बंदूकें तान देते हैं। गुरु अभी भी टेढ़ी स्माइल के साथ बैठा था। उन गुंडों को देखकर अब उसने अपने पैर पर पैर चढ़ा दिया। उसका ऐसा रवैया देखकर सब हैरान थे, यहाँ तक कि रघु, कल्लू और छोटे भी। पठान ने गहरी आवाज़ में कहा, तेरी मौत तेरे सामने बैठा है गुरु, तुझे डर नहीं लगता? गुरु ने बेहद सर्द आवाज़ में कहा, मौत मेरे सामने नहीं तेरे सामने बैठा है, अपनी मौत को पहचान पठान। कहकर उसने अपने पैर पर जो पैर चढ़ाकर रखा हुआ था उस पैर के बूट से झट से एक रिवॉल्वर निकालकर पठान पर तान दिया। पठान हंसने लगा, तो पागल तो नहीं हो गया गुरु? तो बंदूकों से घिरा हुआ है और मुझे ही रिवॉल्वर दिखाकर डरा रहा है। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। पठान शांत, इतने सारे बंदूक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गोली तेरे सीने में घुसेगी और पूरा साम्राज्य खत्म। गुरु बेहद शांति से बोल रहा था। पठान की हंसी अब एकदम से गायब हो गई। गुरु ने अपना सिर टेढ़ा करके अपने कुत्तों से बोल, पठान अपनी अपनी बंदूकें नीचे रख दे, वरना आज तो तेरा अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। पठान ने सब पर एक नज़र किया। सब ने अपनी अपनी बंदूकें नीचे रख ली। रघु, कल्लू, छोटे, सब बंदूकें उठा लो। उन लोगों ने भी उनकी बंदूकें उठाकर उन पर ही तान दिया। अब सारे काले कपड़े वाले गुंडे हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं। गुरु अपना रिवॉल्वर वापस अपने बूट में रख देता है जहाँ से निकाला था। उसने अपनी जगह से उठा, पठान को उसके कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और एक मुक्का खींचते हुए उसके पेट पर मारा। पठान 4 कदम पीछे हो गया। वो लगभग गिरने को हुआ पर खुद को संभाल लिया। उसने अपनी कंजी आंखों से उसे घूरा और दहाड़ते हुए उसकी ओर तेज रफ्तार से आया। पर गुरु ने एक लात उसकी पेट पर मारा और पठान उछलकर नीचे फर्श पर गिरा। पठान अब आग बबूला होते हुए उठा और गरजते हुए गुरु के चेहरे को एक मुक्का मारने को हुआ। पर इससे पहले ही गुरु ने उसके मुक्के को अपने हथेली में जकड़ लिया। जहाँ पठान किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था, वहीं गुरु भी साक्षात यमराज लग रहा था। पठान ने अपने हाथ को खींचकर उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, पर उसके सामने भी कोई आम इंसान नहीं था। गुरु ने अपने दांत को पीसते हुए उसके मुक्के को छोड़ा और एक मुक्का जड़ दिया उसके जबड़े पर। उसका जबड़ा ही हिल गया। वह फिर से धम से फर्श पर गिरा। उसके आदमी आज पहली बार पठान को मार खाते हुए देख रहे थे, पर वो खुद बंदूक की नोक पर खड़े थे। वो कर भी क्या सकते थे? पठान उठा, उसके मुंह से खून निकल रहे थे। उसने खून को अपने हाथ से पोंछकर गरजते हुए बोला, तूने पठान पर हाथ उठाया है, पठान पर तेरी लाश तेरे घर वालों को भी नसीब नहीं होगी। वो अभी बोल ही रहा था कि गुरु उसका गला पकड़कर चिल्लाते हुए, और उसी घर वालों का बदला लेने आया हूँ मैं। जब तक तेरे जिस्म का एक एक कतरा खून नहीं बह जाता, मेरे अंदर का आग भी शांत नहीं होने वाला। कहकर उसने उसे खींचकर ले गया और सामने के पिलर पर उसका सिर दे मारा। पठान का सिर चकरा गया। यहाँ काना राणा और उसका एक तीसरा साथी एक दूसरे को इशारा करते हैं और एक साथ रघु, कल्लू और छोटे के हाथ को झटककर उनका बंदूक गिरा देते हैं। रघु, कल्लू और छोटे लपक कर अपनी अपनी बंदूक तो पकड़ लेते हैं, पर इसी के साथ सब गुंडे भी पास पड़े अपनी अपनी बंदूक भी उठा लेते हैं। अब हुआ ऐसा कि एक तरफ रघु, कल्लू और छोटे
तीनों के हाथों में बंदूकें थी तो सामने उन गुंडों के पास भी बंदूकें थी। कल्लू, छोटे और रघु छलांग लगाते हुए दीवार के पास पड़े एक लंबे से टेबल के उस ओर चले जाते हैं और टेबल के आड़ में बैठकर रह कर उन पर गोली चला रहे थे, जबकि वो गुंडे तो लगातार टेबल पर फायर कर रहे थे, उसके चीथड़े चीथड़े कर रहे थे। तभी काने ने गुरु के सिर पर रिवॉल्वर तान दी, जो पठान के सीने पर मुक्के बरसा रहा था। पठान का हाल बेहाल हो रहा था। गुरु ने उसे एक टेढ़ी नज़र से देखा। काने ने कहा, छोड़ पठान साहब को, तेरी इतनी हिम्मत कि तू छोटे पठान पर हाथ उठाए। गुरु ने टेढ़ी स्माइल के साथ उसे देखने लगा। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर कानिया भी हैरानी में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी इंसान के माथे पर रिवॉल्वर तानने पर भी वो कैसे मुस्कुरा सकता है। गुरु ने उसके उस आँख को देखा जिससे वो उसे घूर रहा था। गुरु ने उसके उसी आँख पर एक जोर का मुक्का मारा और काने ने अपनी आँख पर हाथ रखकर पीछे हो गया, दर्द से तड़पने लगा। गुरु वापस मुड़ा, पठान के गले को कसकर पकड़ लिया। पठान ने बड़ी मुश्किल से कहा, छोड़ गुरु। नहीं पठान, इतनी आसानी से तो नहीं, अभी तो पूरी फिल्म देखना बाकी है और तू अभी से डर गया। यहाँ उस टेबल के चिथड़े उड़ चुके थे जिसके पीछे कल्लू, छोटे और रघु छुपे हुए थे। उनके गोलियां भी खत्म हो चुके थे और वो गुंडे लगातार गोलियां चलाते हुए उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। उनके पास जाकर उन पर बंदूकें तान दी। वो तीनों अपने अपने हाथ उठाकर खड़े हो गए। राणा ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जा गुरु, पठान साहब को छोड़ दे वरना इन तीनों की लाश बिछा देंगे हम। तभी एकदम से सामने का दरवाज़ा खुला और कई पुलिस वाले अंदर आ गए। उन्होंने उन काले कपड़े वाले आदमियों से उनकी बंदूकें छीन ली और उनके सिर पर अपनी बंदूकें तान दी। एक ने राणा के सिर पर पिस्तौल पॉइंट करके खड़ा हो गया तो एक काने के माथे पर, और सबसे लास्ट में इंस्पेक्टर अंदर आता है पठान के पास जाकर उसे पिस्तौल पॉइंट करते हुए। थैंक यू विराट जी, थैंक यू। आज तक पुलिस के रिकॉर्ड में सिर्फ इसका नाम था, फोटो किसी के पास नहीं था। कैसा दिखता है, कौन है, कोई नहीं जानता था। आज इसे पकड़कर मुझे डीसीपी होने से कोई नहीं रोक सकता। पठान बस हैरानी से अपनी नज़रें घुमा घुमा कर चारों तरफ देख रहा था। उसने अचानक से उस इंस्पेक्टर को धक्का दिया और कांच की खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। गुरु ने एक पल की देरी किए बिना वो भी खिड़की से कूद गया, लेकिन पठान वहां पहले से मौजूद अपनी कार में, जिसमें ड्राइवर भी मौजूद था, वहां बैठकर भाग निकला। गुरु बस देखता रह गया। उसने पास की दीवार पर एक जोर का मुक्का मारा। शिट, आज पठान मेरे सामने आकर भी भाग निकला और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके हाथों से खून निकलने लगे थे। अब तक इंस्पेक्टर, छोटे, कल्लू, रघु सब वहाँ दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ, भाग गया? हाँ साला भाग गया। कोई बात नहीं गुरु, अब ये तो पता चल गया कि पठान है कौन। साल भर में एक आध बार वो इस बार में आता है, कब आता है कब नहीं कोई नहीं जानता। भले आज वो यहाँ से भाग निकला पर उसकी आधी कमर तो टूट ही गई गुरु। आज के बाद वो तेरे नाम से डर डर के जिएगा। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, विराट जी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज यहाँ पठान आया हुआ है? ये तुम नहीं समझोगे इंस्पेक्टर, बस ये समझ लो कि बहुत ही जल्द पठान जेल के सलाखों के पीछे होगा। पुलिस वाले उसके बाकी साथियों को लेकर चले गए, जबकि कुछ देर के बाद गुरु, रघु, कल्लू और छोटे एक और बार के काउंटर पर पेग चढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए माफियाज पैशनेट लव कहानी पर।